हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान आज दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक को सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कहा जाता है कि पाकिस्तानी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत को बढ़ावा मिला। दोस्तों, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड फ़ौजी अमजद शोएब ने जब ज़ियाउल हक को डिफेंड करने की कोशिश की और रशिया का नाम लिया, तो एक दूसरे पैनलिस्ट ने उनकी बोलती बंद करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की आवाम को रशिया का जो डर दिखाया गया था वो सरासर झूठ था, क्योंकि रशिया कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करने जा रहा था जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को अब ये भी लगने लगा है कि तालिबान से पाकिस्तान का कंट्रोल ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के नुमाइंदों से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कश्मीर की हिमायत पर कुछ बोलने को कहा, तो वो तालिबान के नुमाइंदे काफ़ी खफा हुए इस बात से और प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद। ज़ियाउल हक को पता था कि अगर इसको नहीं रोका जाता तो ये तीनों अवामिल आज आपके सर पे हैं, और ये हिस्ट्री है। अगर आप रशिया को ना रोकते नहीं तो जनरल साहब फिर ठीक है, ये आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, ये भी रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट है, इसमें दूसरा भी कॉन्टेक्स्ट लोग बयान करते हैं। तो अगर आपने उस जंग में जाना था, इसका मतलब यह था कि आप पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फैनेटिसिज्म लेकर आते, इसका मतलब था कि पाकिस्तान में फिरकावारियत लाई जाती, इसका मतलब था कि सर एक लम्हे हुआ तो यही ना, इसका मतलब था कि आप ज़ियाउल हक साहब की छतर छाया तले यहाँ पे गन कल्चर प्रमोट होता, यहाँ पे ड्रग कल्चर प्रमोट होता, यहाँ की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता। ये तो नहीं लिखा हुआ था ना किसी भी मदद के या ताबून के अंदर ना जनरल साहब, ये भी तो बना इस मुल्क में। जिस तरफ आप गलत जा रहे हैं ना, वो मेरी बात सुनते। पहली बात यह है कि अमेरिका के आने से पहले आईएसआई ने रेजिस्टेंस का काम शुरू कर दिया हुआ, और ज़ियाउल हक ने यह कहा था कि ये आए ना आए हमारी जिम्मेदारी हमने करना, क्योंकि हमारी जरूरत है। पहली बात, जहादी कल्चर वाला किस्सा जो है वो अमेरिका ने चलवाया। तो गलत तो सर, तो किसके हाथों से किया ना, हमारे रिजीम के जरिए से हुआ ना जनरल साहब। जिहादी लिटरेचर आया, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से बन बन की किताबें यहां पे लाई गई, ये हमारी रिजीम शामिल थी ना उसमें जनरल साहब। बात सुन लेना, बात सुन ले। नहीं, रिजीम ने, अगर आप ये कहते हैं कि फिरकावारियत जानबूझ के लाई गई, एक प्लान के तहत लाई गई, तो फिर आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं तो सर फिर सिर्फ एक ही फिरका क्यों नजर आया ज़ियाउल हक साहब को, बाकी फिरके क्यों नजर नहीं आया? हसास मसला है अब जनरल साहब, नेशनल टीवी पे मैं ऐसे जगह हैं जहां पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई जनरल साहब। अब मसला हसास है, अब ये बात के ड्राइंग रूम में होते तो मैं आपसे खुल के करता, लेकिन अब ये अजान के शो में नहीं जनरल साहब वैसे बात सुने, मैं अमीर साहब की बात को इंडोर्स कर रहा हूं, जिस तरफ अमीर इशारा कर रहे हैं बात यही है सर। यहां फिरकावारियत प्रमोट हुई, यहां सिनेमा बंद हुआ, यहां थिएटर बंद हुआ, यहां लिटरेचर को आग लगा दी गई, यहां शायरों को और सहाफियों को कोड़े मारे गए, सोसाइटी रेडिकलाइज हुई ना, सब हुआ ना सर। ये सारी बातों का उससे क्या ताल्लुक है भाई? अगर सहाफी को कोड़े मारे उसने, तो वो अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए तो गलत किया ना, तो सर गलत किया, वो गलत बहुत कुछ किया, लेकिन इसका अफगानिस्तान के इशू से क्या ताल्लुक है भाई? अकल को हाथ मारो ना यार, क्या बातें कर रहे हो सर? प्रमोट हुआ ना जिहादी कल्चर सर। अगर आप अपने नौजवानों को, यंग जनरेशन को रिलीजन में डाल देंगे और कल्चर से दूर कर देंगे, ट्रेडिशन से दूर कर देंगे। मेरी बात सुनो हैदर सर, अदनान, बात यह है अफगानिस्तान का किस्सा शुरू भी नहीं हुआ था तो ये लोगों को कोड़े मारने का काम शुरू कर दिया हुआ था इन्होंने। ज़ियाउल हक के दौर में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं 2021 में भी। मैं अपने नॉर्दर्न एरिया के अंदर आज़ादी से घूम नहीं सकता, मैं नॉर्दर्न एरिया के अंदर अपनी फैमिली के साथ बेखौफ व खतर जा नहीं सकता जैसे मैं माजी में जाया करता था। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस दौर ने मेरे साथ क्या जुल्म किया है। जो उलमाए क़याम के चाहने वाले थे, उनके हाथ में ज्यादातर कलम होती थी, ये मदरसा होता था और उसका माइक होता था, उनके हाथ में कलेशनाकोफ दी, हैंड ग्रेनेड दिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स दी, उनको रॉकेट लॉन्चर दिए और उनको इस काबल कर दिया। और जब आपने इस काबल कर दिया और फिर आपने ये तवक्को की बैठ के अपने अदारों में कि वो चुप करके घर वापस आ जाएंगे, वो हथियार छोड़ देंगे। जिस खेल में आपने उनको डाल दिया, वो तो सोच नहीं सकते थे इतना पैसा मिल सकता है ट्रेड को काबू करने का, उन शराहों को काबू करने का जो अफगानिस्तान में से गुजरती हैं। उनको तो माल कमाना शुरू हो गया। फिर हेरोइन की स्मगलिंग में ये ट्रायंगल बन गई दुनिया की दूसरी। आप कमाल करते हैं, आप कहते हैं जहाज हो रहा था वो,
और उस जहाज में क्या हुआ, मुझे बताएं उस जहाज का नतीजा क्या है। आप एक बात मेरी आज नोट कर लें, अमेरिका के जाने के बाद सबसे ज्यादा खतरा मुझे अपने मुल्क का है। लेकिन इफ्तिखार साहब, मैं 5 मिनट में कता कलामी कर रहा हूं, मुझे माजरत के साथ। जनरल साहब ये बात कर रहे हैं और कई लोग ये बात करते हैं कि अगर उस वक्त ये सब ना किया होता तो रशिया काबिज हो चुका होता गर्म पानियों पे। मैं देखो अपना दोस्त, सवाल ही नहीं पैदा होता अदनान, इम्पॉसिबल था। ये इनकी गेम थी, ये इनकी खेल थी। जमात इस्लामी इस्तेमाल हुई, जमात इस्लामी के पोस्टर पैफर उठा के देख लो, उन्होंने कहा कि अगर रूसी आ गए तो तुम्हारी बीवियां भी जो है मुश्तरका मलकियत बन जाएंगी। ये फजूल बात थी, गलत बात थी। और रूस को गए कितना साल गुजर गए यार, रूस तो कभी का चला गया। जब उसने लास्ट सिपाही ने दरियामू को पार किया, कितने साल हो गए उसको गए। तो कौन सी यहाँ पे कौन सी 1989 वी आर टॉकिंग इन 2021 में बात कर रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है 1989 के बाद। कोई रूस बैठा हुआ है, रूस काबज है, रूस हमने हमलावर कर दिया, रूस अफगानिस्तान से गुजर के केपीके में दाखिल हो गया और वहां से बलूचिस्तान से होता हुआ समुद्र तक चला गया। सब झूठ था, सब झूठ था। ये 89 में जाने वाले आज भी इनके सर के ऊपर नाच रहे हैं। और मुझे बात करने दीजिए सर, बाद में आप इख्तिलाफ कीजिएगा। मुझे खदशा है अमेरिका के जाने के बाद या अमेरिका के विड्रॉल के बाद इन तालिबान को ये काबू नहीं कर सकेंगे। ये तालिबान बहुत जल्माना हरकत करेंगे। और फिर एक चीज जो खतरा मैं महसूस कर रहा हूं, जिसकी तरफ जनरल साहब ने ब्रेक में बात की, नाम लिए बगैर में बात करूंगा, मुझे डर है कि इस खिते में रहने वाले लोग जो ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, और ड्यूरल लाइन के बारे में सुन लीजिएगा, जनरल जब उमर था, मुल्ला उमर, हमारे फौजी और जिस लेफ्टिनेंट आपका तल्लक है जिस अदारे से, उनके सरबराह ने जाके कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी ड्यूरल लाइन को तस्लीम कर लें, वो नहीं माना था। ये बहुत इस्लाम की बात करते हैं, नजरिए की बात करते हैं, एक कलमे की बात करते हैं, किसी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी थी। और 1989 से लेके आज तक वहां पे कोई भी स्टेबल हुकूमत है और नहीं आएगी। उनको आदत पड़ गई है लूटपाट करने की। और अब देखिए काबुल में क्या लूटपाट होगी। अब चंद दिन ठहर जाए जरा। साहब, इफ्तिखार साहब की बातों को इंडोर्स करते हुए सर, मैंने तालिबान के पिछले 2 सालों में मुआहदे के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इंटरव्यू किए हैं सर। मैं हर इंटरव्यू में कोशिश की कि तालिबान के रहनुमा जो दोहा में बैठे हैं वो कश्मीर पर बात करें सर, कश्मीर में होने वाले जुल्म पर बात करें। सर उन्होंने नहीं की, इनकार कर दिया, मेरे इंटरव्यू को बंद कराया, उसको एडिट कराया, उठ के चले गए, नाराज हो गए। तो तालिबान पे इतना सा भी असर और रसूख नहीं है हमारा सर, मैं इसका गवाह हूं। अब कमेंट कर दीजिए इफ्तिखार साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे। सर देखें, हमारा असर रसूख पे बिल्कुल नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो इस्तेमाल करके उनको बातचीत के लिए बिठाएं। और ये असर रसूख जो है वो रेसिप्रोकल होता है। अगर आप उनसे कोई मुतालबात ऐसे मनवाएंगे जो वो शायद ना मानना चाहें या उस पर उनसे अमल कराएं, तो वो भी आपसे फिर वो मुतालबे करेंगे जो आप नहीं पूरे कर सकते।